अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इसका अगला सवाल हमारे पास होगा बॉस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और लास्ट वन फर्मी-डिराक। अगर आप ये चीज़ समझ लें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो बाकी जो दो हैं वो समझना ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये जो तीन स्टैटिस्टिक्स हैं इनको ज़रा समझ लें पहले, बैकग्राउंड इनका, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एंड एनर्जीज। अच्छा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें जस्ट हमने ये देखा था कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मॉलिक्यूलर स्पीड या एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम स्टैटिस्टिकली मतलब जो मॉलिक्यूलर डाटा है उसका एनालिसिस करेंगे और इसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि एटम या मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ आते हैं, किस तरह आते हैं, कॉम्बिनेशंस में आएंगे, अलग अलग आएंगे, मुख्तलिफ लेवल के अंदर, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के अंदर, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है ये क्लासिकल थ्योरी है। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल होते हैं। और ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी आपके पास गैस है, मॉलिक्यूल ए बी सी, आप कहते तो हो लेकिन आपको नहीं पता लगता कि ए बी सी है कौन। लेकिन यही इस स्टैटिस्टिक्स की बात है कि जब ये बनाई गई थी तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने हर मॉलिक्यूल को अलग अलग कंसीडर किया था और ये भी कंसीडर किया था कि दो एटम एक साथ भी आ सकते हैं। जबकि इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स आई वो थी बॉस-आइंस्टाइन। उसमें पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल थे। यहाँ पे आपने डिस्टिंक्शन कर दी ए बी सी की। अगर जो हमें पता है हम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये स्टैटिस्टिक्स बनी थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तो पार्टिकल ए बी सी अलग अलग कंसिडर किए गए थे कि इनको अलग अलग किया जा सकता है। बॉस ने कहा नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं। जब आपके पास एक गैस है, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, तो जब आपने उन मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को या पार्टिकल्स को स्टडी करना है, आपने एक मॉलिक्यूल को पकड़ा, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा, वो जब मॉलिक्यूलों के झुंड में गया तो आपको क्या पता कौन है कौन भी है, सबकी शक्लें एक जैसी हैं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये पॉइंट आ गया। अलबत्ता बॉस-आइंस्टाइन ने भी ये कहा कि दो एक जैसे पार्टिकल एक जगह पर आ सकते हैं। जब क्वांटम थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ी तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आ गई।
जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करती थी, जिसके मुताबिक दो एक जैसे पार्टिकल एक जगह पर एक ही टाइम में नहीं आ सकते। ये वही है ना कि दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटर में सेम स्पिन के नहीं आ सकते। उस चीज़ के मुताबिक ये स्टैटिस्टिक्स आई फर्मी डिराक की। ये तो तीन स्टैटिस्टिक्स का आपस का फ़र्क हो गया, ठीक है। अब हमने इनको स्टडी कैसे करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डेवलप करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले को डेवलप करते हुए कहीं मैंने कुछ डायरेक्ट स्टेप्स उठाए हैं। ऑब्वियसली उनको सॉल्व करना इस छोटे से क्वेश्चन के लिए 10 नंबर के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए जहाँ कट डाउन हो सकता है वहाँ पे नोट्स के अंदर कट डाउन हुआ है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप अंडरस्टैंड ना कर सको। शुरू करेंगे हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से। एक गैस है, फर्ज कर लें उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 पार्टिकल हैं ए एंड बी, और उसके अंदर 3 एनर्जी स्टेट्स हैं या क्वांटम स्टेट्स हैं। ये 3 हैं, S1 2 3, एस से शो कर रहे हैं क्वांटम स्टेट्स को। ये आप यूं ही समझ लें जिस तरह एटम के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपका जो रूम है आप समझ लें इसमें मुख्तलिफ एनर्जी लेवल हैं। एक लेवल फ्लोर के पास है, एक थोड़ा सा उससे ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और सीलिंग के पास। इस तरह मुख्तलिफ लेवल में आप अपने कमरे को डिवाइड कर दें। अब हर लेवल पर पार्टिकल, एयर पार्टिकल मौजूद हैं, उनकी कोई मखसूस तादाद होगी, एनर्जी होगी, और हर लेवल के आगे सब लेवल भी होंगे। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लें जी, फ़र्ज़ कर लें 2 एटम हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ए और बी नाम है, दोनों इकट्ठे लेवल 1 में आ सकते हैं, 2 में आ सकते हैं, 3 में आ सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशन ये हो गए। अगर अलग अलग आएंगे, ए 1 के पास, बी 2 के पास, या रेसिप्रोकल कर लो, बी 1 के पास, ए 2 के पास, या ए 1 के पास यानी ए लेवल में, ए 1 लेवल में और बी 3rd लेवल में, या बी ए कर दो इसको। इसी तरह 2nd और 3rd में ए बी या बी ए। इस तरह ये टोटल तादाद 9 बन गई, और 3 स्टेट्स, 2 एटम, 3 स्क्वायर किया, 9 आंसर आया। ये टोटल कॉम्बिनेशन आ गए। अब इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ओवर एनर्जीज। उसके लिए पॉसिबल जो आपके पास एनर्जी स्टेट्स हैं वो फ़र्ज़ करें आर या एस हैं, ठीक है। आर का एनर्जी लेवल ई आर, और इसमें तादाद एन आर, ये आ गई। अब आप 1 से लेकर आर तक टोटल आपके पास शीट्स हैं। ये शीट्स इस वक्त एनर्जी लेवल को शो कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसको हमने शीट कंसिडर कर लिया। हर शीट की एनर्जी उसके नीचे लिखी है, E1, E2, E3,
ई आर तक। ये एस कोई इंटरमीडिएट लेवल है। वेट अभी हम आगे जाके डिफ़ाइन करेंगे कि जितने लेवल हैं, सब लेवल हैं, एटम्स हैं, उन सबको मिला जुला कर वेट ऑफ द शीट बनता है। ये जी से शो किया गया। ऑक्यूपेशन नंबर, पार्टिकल्स की तादाद है N1 2 3। अब यहाँ पर जो एनर्जी है किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेट S के लिए, एनर्जी ES से E प्लस DES तब्दील होगी। अब कुछ डेफिनेशंस, पहले वेट की बात आ गई कि कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं आपके पास सिस्टम में, वो वेट होगा। और शीट्स के हवाले से तमाम सब लेवल इकट्ठा कर लें। ऑक्यूपेशन नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल पार्टिकल n है जो समेशन स्मॉल ns के बराबर है। इसको आप ns को ES से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी। वेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ये मालूम करना है कि कॉन्फ़िगरेशन वो जो अभी आपने ऊपर देखी, 2 पार्टिकल्स और 3 लेवल के लिए। फ़र्ज़ कर लें आपके पास n टोटल पार्टिकल हैं, उनको अरेंज करने जा रहे हैं। टोटल में से आपने N1 को सिलेक्ट किया तो इनका कॉम्बिनेशन कैपिटल N C स्मॉल n1, ये NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये यहाँ अप्लाई किया। अब जब आपने N1 चूज़ कर लिया तो बाकी क्या बचा, n माइनस n1, नीचे N2 बाकी बचे। ये उनका फैक्टोरियल ओपन किया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। नीचे N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल, उसके आखिर में आ रहा है n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल, इसको n3 लेट कर लिया, ये लास्ट वाले को। तो ये आ गया n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशंस आ गए टोटल, यानी नंबर ऑफ वेज जिसे हम पार्टिकल को चूज़ करते हैं मुख्तलिफ लेवल में रखने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बार नोट करें, ये वही कॉम्बिनेशन है का फार्मूला आया है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैथ में। वो एक लफ्ज़, एक क्वेश्चन होता था ना, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से मिलते के अंदर मौजूद जो लेटर्स हैं, इनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो टोटल तादाद आप ऊपर लिखते थे और नीचे जो रिपीटेड होते थे उनको लिखा करते थे। एनीवे, आर के लिए ये कम्बिनेशन आ गए। इन कम्बिनेशन को जब आप अलग अलग शीट्स के वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वेट आ गया कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें ये जो मुख्तलिफ वेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको कैपिटल पाई से शो करते हैं, जिस तरह सिग्मा सम के लिए शो होता है तो कैपिटल पाई ये प्रोडक्ट के लिए शो होता है। ये आके भाई क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। और यही क्वेश्चन नंबर 1 अगली जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बॉस आइंस्टाइन या फर्मी डिराक, सिर्फ W के फॉर्मूले पे फ़र्क पड़ेगा जिससे कैलकुलेशंस चेंज होती चली जाएंगी। वजह, चूजिंग का मेथड, कॉम्बिनेशन बनाने का मेथड वो डिफरेंट होता चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं
या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बुनियाद पर वो अभी देख लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन, आपने इस वेट को मैक्सिमाइज़ करना है। ये वेट तमाम एटम और उनकी एनर्जी के लिए नहीं है। हो सकता है कि बाउंड्रीज़ के ऊपर कुछ एटम रह गए, उनको इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसे कहते हैं मैक्सिमाइजेशन करना। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू कर्ली डब्ल्यू ओवर कर्ली एन एस डी एन एस समेशन के साथ, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपके पास टोटल तादाद समेशन एन एस है। इसको अगर आप डेरिवेटिव में लोगे, कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, इक्वेशन 3 आ गई। इसी तरह एनर्जी, टोटल एनर्जी एन एस ई एस का प्रोडक्ट ई के बराबर, ये भी कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो आपके पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 4। अब आपने इक्वेशन 2, 3, 4 इनको कंबाइन करना है। तो इक्वेशन 5, दो इक्वेशनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पहले में ऐड करते हैं। यही वजह है इक्वेशन 3 और 4 को इन दो कांस्टेंट्स ए और बी से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड किया गया। ए और बी अननोन कांस्टेंट हैं। अब इक्वेशन आपके पास ऊपर 2 में डी डब्ल्यू की वैल्यू लिखी है, वो आपने यहाँ पुट अप कर दी, डेरिवेटिव की राइट फॉर्म, राइट हैंड साइड फॉर्म। तो इक्वेशन 6 आ गई। अब जैसे मैंने बताया, पहले हमने मैक्सिमाइजेशन की डिफ्रेंशिएशन के ज़रिए, ताकि W के फॉर्मूले में अगर कोई पार्टिकल मैथमेटिकली कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मज़ीद चीज़ों को एक्यूरेसी की तरफ ले जाने के लिए एक और मैथमेटिकल टूल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लॉग का। तो जहाँ डी डब्ल्यू था ऊपर इक्वेशन 5 में, वहाँ लॉग डब्ल्यू कर दिया, और उसके अंदर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, तो कर्ली डब्ल्यू की जगह कर्ली लॉग डब्ल्यू आएगा और इक्वेशन 8 आ जाएगी। अच्छा, इक्वेशन 8 में और 6 में अल्फ़ा और बीटा का फ़र्क, ऑब्वियसली 6 में डिफरेंशिएशन थी, उनके लिए कांस्टेंट ए और बी था। अब लॉग एंटर कर दिया तो ऑब्वियसली कि आपके जो कांस्टेंट्स हैं उनकी शेप चेंज होगी। अब वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो ए बी को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा बीटा ने। अब इक्वेशन 8 के बाद समेशन और डी एन एस कॉन्स्टेंट निकल आए कॉमन, इक्वल टू 0 है। डी एन एस तो 0 नहीं हो सकता, वो तो सारे पार्टिकल 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये लॉग वाली जो टर्म है ना अल्फ़ा बीटा के साथ, ये 0 होगी। इक्वेशन नंबर 10, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये लॉग वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने राइट साइड पर लिख दिया मुख्तसरन। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपने अप्लाई करनी है
स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, ये क्या होती है? log n फैक्टोरियल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n log n माइनस n के बराबर होता है। अब पीछे आपने w का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, इसको log अप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो log n i प्लस आपके पास बाकी चीज़ log में यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर log है। अच्छा, अब इसके ऊपर लगाई स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन के बाद ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनका log माइनस हो जाएगा, समेशन बाहर है, अंदर आप इसको ले जाएं और इसको जब आप ओपन करके सॉल्व करेंगे समेशन को अंदर ले जाकर, तो वो जो एन एस ये नज़र आ रहा है ये कैपिटल एन बन जाएगा। ये कैपिटल एन इस एन से कट जाएगा। इसी तरह आपके पास ये log n भी कैंसिल आउट होगा इस एक टर्म से। रिमेनिंग टर्म जो बचेंगे ना वो एक ये होगी और एक ये होगी, जिसके ऊपर ये जवाब आना है। अच्छा, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे अप्रॉक्सीमेशन लगी हुई है। अब वो अप्रॉक्सीमेशन मैंने यहाँ शो नहीं की, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम मुझे 1 से 2 पेजेस दरकार थे, इसे उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ स्टेप्स ज़रूरी समझते हुए उनको निकाल दिया गया। एनीवे, आप डायरेक्ट यूँ याद कर सकते हैं कि log w कर्ली log w कर्ली ns log gs ओवर ns के बराबर होता है। और यही वो चीज़ है जो आगे फ़र्क आएगा। कहीं पर इसके साथ +1 आ जाएगा, कहीं -1 आ जाएगा। उनकी बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे, फर्मी-डिराक में या बॉस-आइंस्टाइन में। अभी हम देखते हैं आगे। तो हमने इक्वेशन 10 की जो फर्स्ट टर्म है उसको शिफ्ट कर दिया log gs ओवर n s से। आगे सॉल्व करना आम सी बात, अल्फ़ा बीटा टर्म राइट साइड पे ले गए, माइनस कॉमन निकाला तो ये log y टर्म रेसिप्रोकल हो गई। उसके बाद log ख़त्म करना है तो राइट साइड e पावर में शिफ्ट हो गई एक्सपोनेंट में। तो ये ns का फॉर्मूला, इसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आपने ये कैलकुलेट करनी है। उसके बाद बोल्ट्जमैन फैक्टर, जो e पावर बीटा ई आ रहा है इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। बस डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर ऑक्यूपेशन नंबर, मीन ऑक्यूपेशन नंबर, ये आपके पास इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स को कहते हैं। अगर आप इनको लेते हैं पूरी शीट के बजाय तो मीन ऑक्यूपेशन नंबर एन आई ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई के बराबर होता है। ये वही नंबर है जो ऊपर आपने ड्राइव किया है, सिर्फ फ़र्क यह है जी एस का आंसर 1 होगा, यूनिटी। जहाँ तक बीटा का ताल्लुक़ है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन 2, 3, 4 को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन 5 आती है। ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। फिर हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है 4, 5, 6, नहीं
ये आपका ये चीज़, हाँ बीटा ये आ गया। अभी मैं कहूँ अब बीटा जो आपका है फंक्शन है टेम्परेचर का, ये लेट कर लिया। एनर्जी का फॉर्मूला कल देखा था लास्ट लेक्चर में, बल्कि 3/2 kT होता है। तो एनर्जी -3/2 बीटा के बराबर होती है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीटा आता है -1/kT। अब अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो वो जो आपका बेसिक रिलेशन है NS का, उसमें ई अल्फ़ा अलग करें ए के बराबर। ये ई अल्फ़ा आ गया, ई पावर बीटा ई एस आ गया। इसकी जगह पर ए लगा दिया, ये ए के लिए हल कर लिया। अब ऊपर नीचे समेशन अप्लाई किया फुल सिस्टम के लिए, ये टोटल आइटम बन गए। और जो नीचे की टर्म है उसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये आंसर आपको याद करना होगा। डिनोमिनेटर बी वी इंटू -2 पाई m ओवर बीटा पावर 3/2। इसको आप याद कर लेंगे। और उसके बाद ए आपके पास आ चुका है। ए का मतलब ई अल्फ़ा, लॉग लेके अल्फ़ा को नीचे लाएंगे तो लॉग ऑफ दिस वैल्यू, लॉग ऑफ ए आपका अल्फ़ा का आंसर है। तो यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं बॉस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। जी, बॉस-आइंस्टाइन, इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लेकिन वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं हर जगह, हर लेवल। ठीक है। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल या आइडेंटिकल पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है, बॉस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। और इसके पार्टिकल बोसॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे, ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हो, जहाँ ए बी था वहाँ ए आ गया। और इसकी वजह से आपकी जो कॉम्बिनेशन है ना कम हो गए, क्योंकि यहाँ यूँ पहले था ए था, इधर बी था, इधर बी आ रहा था, इधर ए आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। जो ए सेम था, ये वो फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से टोटल तादाद यहाँ 6 रह गई ना। इस वजह से जब हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं W का, तो वो ये आएगा। अब पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला, सिर्फ इनमें आपने फ़र्क याद रखना है, एक चीज़। फिर जब आप आते हैं मोस्ट प्रोबेबल का कन्फिगरेशन, उसके लिए पहली 10 इक्वेशनें में से सिर्फ लास्ट इक्वेशन उठानी है मैक्सिमाइजेशन की लॉ के साथ, और अंदर वाली टर्म 0 के बराबर, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो लेफ़्ट में हिस्सा है इसका आंसर ये आ गया। क्या है ये? लॉग GS ओवर NS प्लस 1, जिससे मैंने पहले बताया था, कहीं +1 आएगा, कहीं -1 आएगा। बस ये यहाँ लगाया, बाकी स्टेप सेम है। तो कॉन्फ़िगरेशन में ये -1 आएगा, ये वाला, ये फ़र्क आ गया। ये हो गई बॉस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब अगली देख लें एक बार। बाकी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, कि बॉस-आइंस्टाइन गैस है, फेज स्पेस की डेफिनेशन है, वेट ऑफ द शीट है, एनर्जी स्टेट्स, ये डेफिनेशन है, पढ़ लेना इनको। अच्छा, फर्मी ड्रग, इसमें दोनों पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं और उनका स्पिन
इंटीग्रल, लेकिन साथ ही ये ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। अब इसकी वजह से एक स्टेट पर दो अलग अलग पार्टिकल नहीं आ सकते, या दो एक जैसे पार्टिकल भी नहीं आ सकते। दो अलग अलग आ सकते हैं, एक जैसे नहीं आ सकते। तो स्टेट्स और कम हो गई, कॉम्बिनेशन 3 रह गए। इसकी वजह से यहाँ जो W का फॉर्मूला वो ये शेप लेगा। शेप याद करनी पड़ेगी, इसको ऊपर ज़्यादा और नहीं जाना। आगे सेम स्टेप, ये E0 कर दिया। लेफ़्ट साइड का जवाब log GS NS -1 आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस आता है नीचे, तो ये आ गई फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेस बस यहाँ तक हैं। तो मेन ये फ़र्क थे तीनों स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जो नोट्स में भिजवाऊँगा, एक तो ये 3 भिजवाऊँगा, ये करना है आपने। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होगा, उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन या डिफ्रेंशिएशन होगी, वो तैयार करना। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।